शुरुआत अहम खबर के साथ। तारीखी बोडोलैंड मुआहदे पर फरीकीन ने बिलाखिर दस्तखत कर दिए हैं। इस मुआहदे से शुमाल मशरक़ी खित्ते में एक नए बाब का आगाज होगा। मुआहदे पर दस्तखत के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इस मुआहदे से शुमाल मशरक़ी रियासत में गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा होगा। इस मुआहदे से बोडो तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। नेशनल डेमोक्रेटिक फेडरेशन ऑफ बोडोलैंड के बैनर तले कई तंजीमें अलग बोडोलैंड के मुतालबे के लिए पुरतशद्दुद तहरीक चला रही थी। मुआहदे के बाद अलग बोडोलैंड की मांग नहीं की जाएगी। बोडो बागी हथियार डालेंगे। भारत सरकार, असम सरकार और आपसू, एनडीएफसी, एफबी प्रोग्रेसिव, एनडीएफबी रंजन देमारी, एनडीएफबी एस, इसके बीच में एक एग्रीमेंट जिस पर सबने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें हमारे हंगामा का भी सिग्नेचर है। ये एग्रीमेंट असम और बोडो क्षेत्र के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज है, क्योंकि सन 1972 से आपसू द्वारा एक पृथक बोडो राज्य की मांग उठाई गई। शुरुआत में ये आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से चला। 87 से 1987 से ये आंदोलन हिंसक बना और सभी तरीके से ये पूरे क्षेत्र को अशांति से ग्रस्त कर आंदोलन रहा। बोडोलैंड आंदोलन में अब तक 8829 नागरिक मारे गए हैं। 2823 लगभग 3000 के करीब, 2900 के करीब नागरिक मारे गए हैं। 239 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और बोडो कैडर के अलग अलग 939 कैडर के इनके लोग मारे गए हैं। कुल 4007 लोगों ने ये आंदोलन में अपनी जान इतने सालों से गंवाई है। आज आपसू ने जो आंदोलन शुरू किया था, आज इसके सभी महत्वपूर्ण घटकों ने एक साथ समझौते पर साइन कर जो 2003 में समझौता हुआ था, इसका एक अगला एक्सटेंशन कर हमेशा के लिए ये समस्या का समाधान आज मोदी जी के नेतृत्व में आया है। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ लखनऊ में खवातीन का मुजाहरा जारी है। 10 दिन गुजर चुके हैं। इस मुजाहरे के लिए मौसम और हुकूमत दोनों ही साजगार रही, लेकिन इस सब के बावजूद खवातीन बेदार हैं, पुरअज़्म हैं। गुज़िश्ता 10 दिनों से एहतजाज बढ़ता जा रहा है, आवाज़ें शदीद होती जा रही हैं, लेकिन ये भी एहसास हो रहा है कि हुकूमत बिल्कुल खामोश थी और ख़ामोश है। या तो ये आवाज़ें उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं या इन्हें जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है, अनसुना किया जा रहा है। पहले हम दिखाएंगे आपको कुछ मनाजिर और फिर बात करेंगे यहाँ कुछ ख़वातीन से भी, जो बताएंगी यहाँ का मौजूदा मंजरनामा। यहाँ की आवाम जाग चुकी है। ज़्यादातर औरतें, जो हमारी महिलाएं, जो हमारी ये औरतें, माएँ बहनें घरों में रहती थी, आज वो निकल पड़ी हैं अपने हक़ को लेने के लिए। और ये जब औरतें निकलती हैं ना, तो वो अपना काम मकसद पूरा करके ही जाती हैं।
इनका एक जिसको एक चीज़ कह लीजिए कि इनको कुछ भी दो वो दुगुना करके देती है। इनको अगर अनाज दो खाना बना देती, मकान दो तो घर बना देती हैं। तो इसलिए ये निकली हैं अपना हक तो ये लेके जाएं। मकान दो तो घर बना देती हैं, बहुत अहम बात कही है इन्होंने। आप क्या कहना चाहेंगी और किस अंदाज से अब ये मुजाहरा आगे जा रहा है? आप भी देख रहे हैं कि इसमें तादाद बढ़ती जा रही है, ख़वातीन पीछे हटने का नाम नहीं ले रही हैं, लखनऊ की एक नई शनाख्त कायम हो रही है, क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सबकी स्पिरिट एकदम, चाहे ठंड हो चाहे धूप, अब तो धूप भी महसूस होने लगी है थोड़ी, फिर भी सब लोग बहुत अच्छी स्पिरिट से यहाँ आ रहे हैं। अपने उनको पता है कि वो यहाँ अपने हक़ के लिए आ रहे हैं तो अपना हक़ तो लेके जाएंगे। वो वतन की मोहब्बत इनके अंदर नज़र आ रही है। जो पूरी रात यहाँ महिलाएं जागी हैं और जिस तरीके से सजावट देख रहे हैं ये इन महिलाओं के द्वारा की गई है। तो अब ये हुकूमत को भी समझना चाहिए, इनकी आवाज़ को समझे और उसके हक़ में फ़ैसला लेना चाहिए। लाखों की तादाद में हर धर्म हर वर्ग की महिलाएं यहाँ पर शामिल हैं इस एहतिजाज में, और वो यही मांग कर रही हैं कि कम से कम प्रशासन से या सरकार से कोई तो आकर के अपनी बहनों की आवाज़ सुने, जिन्हें जो बीजेपी कहती थी कि महिला के सम्मान में बीजेपी मैदान में आज 10वां दिन है। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में, बस एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल तो यकरंगी होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को यह कोई कैसे बताए, गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते। कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको ज़रा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो कितने परेशान हैं, कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। नाज़रीन, आपने देखा कि ख़वातीन के एहसासात क्या हैं, उनके जज्बात क्या हैं। वो चाहती यही हैं कि उनकी आवाज़ें अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचें, हुकूमत के उन ऐवानों तक, उन कानों तक पहुँचें जहाँ से उनके मसाइल का बाकायदा तौर पर हल मिल सके। कैमरामैन सबजीत के साथ। मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने शाहीन बाग के मुजाहिरीन पर निशाना साधते हुए कहा कि शाहीन बाग में हिंदुस्तान के तोड़ने वालों को मंच दिया जाता है। उनका कहना है कि शाहीन बाग का सच सामने आना चाहिए। शाहीन बाग अब दिल्ली का एक मोहल्ला नहीं है। शाहीन बाग एक भूगोल का टुकड़ा नहीं है। शाहीन बाग एक विचार है जहां भारत के झंडे और भारत के संविधान का कवर है और भारत के तोड़ने वालों को मंच दिया जाता है। जहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग पीछे खड़े रहते हैं, जहां पर मासूम बच्चों की मासूमियत को छलावा देते हुए उनसे प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जाता है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है, हम लोगों ने कहा है, केंद्रीय पार्टी ने कहा है, दिल्ली प्रदेश पार्टी ने कहा है। सबको विरोध करने का अधिकार है, अपनी बात कही है, ये लोकतंत्र है। लेकिन ये विरोध विरोध के लिए नहीं है, ये विरोध मोदी विरोध है, नरेंद्र मोदी जी का विरोध है। बार बार हमने बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम न किसी की नागरिकता छीनता है न किसी को देता है। इस देश के मुस्लिम सहित इस देश का हर मुस्लिम नागरिक इज्जत के साथ इस मुल्क में रहता है और रहेगा। शाहीन बाग के ताल्लुक से मरकजी वजीर साक्षी महाराज ने मुतनाज़ बयान दे डाला। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वाज़ेह है कि शहरियत कानून के खिलाफ शाहीन बाग में खवातीन का धरना 40 दिनों से ज़ायद अरसे से जारी है। शाहीन बाग में क्या हो रहा है? तमाशा ही तो है।
आप मेरा तो इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन जो 41 दिन से शाहीन बाग में शोर मचा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, अगर आप उन्हें कवरेज करने के लिए जाएं, आप उनकी बात पूछना चाहें, भाई आपकी बात तो सरकार तक पहुंचाएंगे, बताइए ना, तो मुझे नहीं लगता आप और आपका कैमरा सही सलामत आएगा। मैं तो जा ही नहीं सकता। दीपक चौरसिया का क्या हाल किया गया? कल कुछ लोग पल्स पोलियो की दवा पिलाने के लिए डॉक्टर गए मेरठ में, उनको बंधक बना लिया गया कि एनपीआर वाले हैं ये। तो उनको सब जगह सीए दिखाई दे रहा है, एनपीआर दिखाई दे रहा है, एनआरसी दिखाई दे रहा है। मोदी जी और अमित शाह, सीए ने इस देश को दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो लोग हैं जो राष्ट्रवादी हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में हैं, और कुछ लोग जो हैं जो देश के टुकड़े की बात करते हैं, हिंदुस्तान के टुकड़े की बात करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं। अमित शाह और मोदी के धैर्य की दाद दूंगा, इतना सब बदतमीजी हो रही है। बसें जलाई जा रही हैं, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, पत्रकारों को पीटा जा रहा है, डॉक्टरों को बंधक बनाया जा रहा है। उसके बाद भी ये देख रहे हैं, एक प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी तरह से समझ में आ जाए। पर मुझे पता है कि आदत है लातों की, जिसे पड़ी वो कम मानेगा बातों से, या तो मानेगा हाथों से या फिर मानेगा लातों से। तो मुझे लगता है लातों के देवता बातों से नहीं मानते हैं, तो सरकार को कठिन और कठोर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। के ताल्लुक से कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और कहा कि शाहीन बाग में जो एहतजाज हो रहा है वो आइन को बचाने के लिए है। उन्होंने शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज पर रकम खर्च करने में कांग्रेस के मुलविस होने की सख्ती से तरदीद की है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ है बात करने के लिए। दादा, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद अभी मीडिया को से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तिरंगे के पीछे कुछ और करने की कोशिश की जा रही है, विपक्षी पार्टी उसमें साथ दे रही है, खासकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। तो कांग्रेस पर तो निशाना, और कौन पार्टी है? बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस के साथ बहुत सारे पार्टियां, लेकिन कांग्रेस का बराबर एक नंबर में रखा जाता है बीजेपी की तरफ से। शाहीन बाग हिंदुस्तान की एक न्यू एवेकनिंग है। 70 साल बाद फिर दोबारा हमारा प्रजातंत्र की ताकत, ये ताकत की प्रदर्शन हो रहा है। आज तक हम क्या देखा? जनता नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता इंडस्ट्री के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता करप्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जनता किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? संविधान को बचाने के लिए। तो ये हिंदुस्तान में एक न्यू एवेकनिंग है। तिरंगा की आड़ में बीजेपी पार्टी केसरिया ध्वज उड़ाना चाहते हैं, और तिरंगा की साथ हम लोग हिंदुस्तान में तिरंगा को साथ रहकर तिरंगा की हम बचाना चाहते हैं। और तिरंगा बचाने के लिए अगर कोई लड़े तो हमारे तरफ से नीतिगत समर्थन तो होगा ही होगा। धन्यवाद। तो साफ तौर पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जिस तरह से ये बात सामने आई है कि पीएफआई की फंडिंग में कपिल सिब्बल को भी पैसे दिए हैं, ये साफ तौर पर सरकार की साजिश है और ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। अगर ऐसा है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये मांग भी अधीर रंजन चौधरी उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अहम खबर, कोरोना वायरस ने चीन के साथ साथ हिंदुस्तान और नेपाल में भी दस्तक दे दी है। कोरोना वायरस के नेपाल पहुंचने की तस्दीक हो चुकी है। उधर बिहार के छपरा में भी कोरोना वायरस से एक तालिबा के मुतासिर होने की खबर है। जराये के मुताबिक तालिबा को सदर अस्पताल भर्ती करवाया गया है। ये तालिबा चीन से 22 जनवरी को छपरा पहुंची थी और तबीयत खराब होने की वजह से इसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। ये तालिबा चीन में रिसर्च स्कॉलर है। चीन में ये वायरस तेजी के साथ फैल रहा है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। और चलिए नाज़रीन, इस कोरोना वायरस के ताल्लुक से हम बात करेंगे डॉक्टर मोहसिन वली साहब से और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर जिस तरह से तशवीश जो लोगों में देखी जा रही है उसके लिए क्या कुछ एहतियाती इक़दाम उठाने चाहिए। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। और जिस तरह से आप खुद देख रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर एक पैनिक सा फैलता जा रहा है अवाम में, एहतियाती तदाबीर सबसे पहले क्या उठानी चाहिए?
ये पैनिक बहुत नेचुरल है और रोज हम पिछले महीने से सुनते जा रहे हैं 19 फरवरी के बाद से कि ये नया वायरस आ गया है। और जितनी हम लोगों को भी इसमें नॉलेज बहुत कम है, क्योंकि इस वायरस ने म्यूटेशन किया है। ये चाइनीज ग्रोसरी मार्केट से निकला है, जिसमें गंदगी थी, जिसमें सब तरह के गोश्त बेचे जाते हैं, बहुत ही साफ नहीं होता वो, और वो मार्केट ये भी बताया गया कि अनऑथराइज थी। कोरोना वायरस एक डीएनए वायरस होता है, क्राउन शेप्ड होता है, इसलिए इसको कोरोना वायरस कहते हैं जी। इस वायरस में 2-3 जो अच्छी चीजें नहीं है वो ये है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड, जिसको हम कहते हैं वायरस बदन में जाने के बाद से और सिम्टम होने तक का पीरियड 2 से 5 दिन का होता है। इसलिए आज जो खबर आई है उसमें सबसे अहम पॉइंट ये निकल के आया है कि किसी की बॉडी में वायरस हो तो उसको बुखार आने से पहले, खांसी आने से पहले, निमोनिया होने से पहले वो आदमी कैरियर है और दूसरे आदमी को इन्फेक्शन दे सकता है। तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है इस वायरस के बारे में, जो शायद आपकी चैनल पे ये चीज पहली बार जा रही है मेरे जरिए से कि वो इन्फेक्टेड पर्सन एसिम्प्टोमेटिक, जिसको हम कहते हैं बगैर बीमारी की अलामत के घूम रहा है और उसकी सांस से ये वायरस फैल रहा है। कंजेस्टेड एरियाज में फैलेगा, जब करीब आएंगे तो फैलेगा, शेक हैंड से फैलेगा, थूक के जरिए से फैलेगा, किसिंग से फैलेगा, आंखों में अगर इन्फेक्टेड आदमी का हाथ लग जाए तो उससे फैलेगा। तो ये बहुत ही अहम आपके चैनल के जरिए से मैसेज जा रहा है। मोहसिन वली साहब, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे एहतियाती तदाबीर सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि पैनिक बहुत ज्यादा फैल रहा है लोगों में। ये पैनिक करने की तो देखिए जरूरत नहीं है और ट्रैवल गैर जरूरी करने की भी जरूरत नहीं है। एहतियाती तदाबीर में बहुत अच्छे से आपको समझा दूं, एक तो है डिस्टेंस, एक है आइसोलेशन। दूरी बना के रखें और आइसोलेशन। दूरी बनाने का मतलब ये है कि हम किसी को मिले तो हाथ न मिलाएं, खांसी आए तो हम थोड़ा साइड में होकर, मुंह घुमाकर, रुमाल रख के और दूर होकर खांसें, हमारे सिक्रीशंस किसी और की तरफ न जाएं। तीसरे, अगर हल्का सा भी बदन में टूटन हो जो बुखार आने से पहले होती है तो फौरन अपना टेस्ट करा लें, ब्लड टेस्ट वगैरह करा लें। और इसका कोई खास टेस्ट नहीं है, आईजीएम होता है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में भेजा जाता है सैंपल। तो डॉक्टर ये तय करेगा कि आपका ये टेस्ट होना है या नहीं होना है और आपको ऑब्जर्वेशन में रखेगा। चौथा ये है कि कोई भी नॉन वेजिटेरियन खाना है वो उसको कच्चा ना खाएं, बहुत अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। मैं तो कहूँगा अवॉइड करें, अपने को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखें। और अगर आप एल्डरली हैं, बूढ़े हैं, तो अपने इन्फ्लुएंजा और न्यूमोनिया के वैक्सीन लगा लें। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं तो अपनी टीबी की दवाएं रेगुलर खाएं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं तो अपने डॉक्टर से दवाइयों को रेगुलरली लिखवा के खाएं। इसके अलावा अगर स्मोकर हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है और बलगमी मिजाज जिसको हम लोग कहते हैं वो है, या ब्रोंकियाक्टासिस एक बीमारी होती है वो है, तो इसमें जरूर पाबंदी से अपनी दवाएं लें, नेबुलाइजर लें, ब्रोंकोडाइलेटर्स लें और एंटीबायोटिक लें। और कोई भी इस तरह की खांसी, जुकाम, बुखार हो और अगर आप किसी ऐसे मरीज के कांटेक्ट में आए या ऐसे किसी दोस्त के कांटेक्ट में आए हैं, फैमिली मेंबर के किसी के जो चाइना से आया है, तो बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, दूरी बना के रखने की जरूरत है। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं, अगर हम इनको करेंगे तो ये फैलेगा नहीं। और ये नॉर्मली 90% केसेस में जो हल्की खांसी जुकाम होकर ठीक हो जाता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, जो स्टीरॉइड्स पे होते हैं पेशेंट्स, या जिनको ये बीमारियां जो मैंने गिनाई वो होती हैं, प्रेग्नेंट बच्चियों को, लेडीज को बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। और सबसे अच्छा इसका प्रिवेंशन ये है कि बगैर जरूरत घर से बाहर न निकले। तो ये है प्रिवेंशन इसका। जी डॉक्टर मोहसिन वली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे आपका। आपने काफ़ी ज़रूरी मालूमात जो है वो हमारे नाजरीन तक पहुँचाई, क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना वायरस जो है वो चीन के साथ साथ हिंदुस्तान में भी दस्तक दे चुका है। और इस ताल्लुक़ से हम अपने नाजरीन से यही कहेंगे कि घबराएं नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें, हाँ अपना ध्यान ज़रूर रखें और जैसे ही मर्ज़ की अलामत ज़ाहिर होती है फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें।
एक और बेहद अहम खबर, बीजेपी के नाराज लीडर यशवंत सिन्हा ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल बीजेपी की पॉलिसीज़ के सबब है। उन्होंने कहा कि शहरियत कानून आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। देश में अशांति और कोलाहल क्यों है? देश में अशांति और कोलाहल इसलिए है कि सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे ये अशांति और ये कोलाहल, ये भय का वातावरण पैदा हुआ है। और वो है नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी की घोषणा। देश भर में कोने कोने में आज लोग डरे हुए हैं और आंदोलनरत हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी भी सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? सरकार की जिम्मेदारी, किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो रीच आउट करे। जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग भय से आक्रांत हैं, जो लोग आंदोलनरत हैं, उनसे बातचीत करे सरकार, उनके भय को दूर करे, उनके समस्या को सुने और देश में शांति स्थापित करे। सबसे आश्चर्य की बात है कि सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है, बल्कि केंद्र सरकार हो या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर एक दमन की पॉलिसी पर सरकारें चल रही हैं। अहम खबर, शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज और पीएफआई की फंडिंग मामले से जुड़ी वजारत दाखिला के जराये के हवाले से बड़ी खबर है। वजारत दाखिला का कहना है कि उसको अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। सीएए मुखालिफ एहतजाज और पीएफआई के बीच रब्त की जानकारी नहीं है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से वजारत को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इससे पहले हम आपको बताएं कि मीडिया ज़राए ने दावा किया था कि मुखालिफ सीएए एहतजाज की फंडिंग हो रही है। ये दावा किया गया था कि पीएफआई ने एनजीओज़ के साथ साजबाज कर ली है। और अब ये अहम खबर वजारत दाखिला के ज़राए के हवाले से है कि शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज और पीएफआई की फंडिंग मामले से जुड़ी वजारत दाखिला को कोई खबर नहीं है। सीएए मुखालिफ एहतजाज और पीएफआई के बीच रब्त की जानकारी नहीं है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी से वजारत को इस सिलसिले में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। एएमयू से खबर है, जहां तलबा ने इज्तिमाई तौर पर इम्तिहानात का बाइकआउट किया है। इंजीनियरिंग के आज से पेपर होना थे। तलबा ने वाइस चांसलर और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की है। कल वाइस चांसलर के खिलाफ उनके खिताब के दौरान तलबा ने नारेबाजी की थी। तलबा के हंगामे को देखते हुए 4 तलबा को प्रॉक्टर ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। और वहीं शाहीन बाग मामले पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने लिखा कि बीजेपी शाहीन बाग पर गंदी सियासत कर रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि रास्ता खुले। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी लीडरों को फौरी शाहीन बाग जाकर बात करनी चाहिए और रास्ता खुलवाना चाहिए। और इस सब के बीच दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने नरेला में रोड शो किया और पार्टी उम्मीदवार के हक में यहां के लोगों से वोट मांगे। रोड शो में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और आवाम ने शिरकत की। अरविंद केजरीवाल ने 5 साल में हुए कामों का हवाला दिया और लोगों से वोट का मुतालबा किया। आपका बिजली का बिल आया, मैंने आपको भरने नहीं दिया, खुद भर दिया सबका बिल। गलत तो नहीं कह रहा? आपका पानी का बिल आया, मैंने आपको भरने नहीं दिया, खुद भर दिया सबका बिल। आपके घर में जितने छोटे छोटे बच्चे थे, सबकी अच्छी पढ़ाई का इंतजाम कर दिया, स्कूल सारे ठीक कर दिए। अपने घर में कभी भी कोई बीमार हुआ, उसके
बड़े अस्पतालों का, मोहल्ला क्लिनिक का फ्री दवाइयों का इंतजाम कर दिया। अपने घर में जितने बुजुर्ग थे सबकी तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया। पिछले 5 साल में आपके घर के बड़ा बेटा, बड़े भाई की तरह बन के काम किया है मैंने। और अपनी पूरी दिल्ली भी एक तरह से 2 करोड़ लोगों का परिवार है। मेरी आप सब लोगों से विनती है कि कई सारे काम करें, लेकिन ये भी कई सारे काम करने बाकी भी हैं। अब अगले 5 साल में अपने को यमुना साफ करनी है और मैंने पूरी प्लानिंग करी है। हर घर में 24 घंटे पानी देना है। दिल्ली में कहीं 1 घंटे पानी आता है, कहीं आधे घंटे पानी आता है, कहीं 2 दिन में 1 बार पानी आता है। अब पानी का इंतजाम कर लिया। अगले 5 साल में हर घर में टूटी में 24 घंटे पानी देंगे, साफ पानी देंगे। और एक और हमने ठाना है, अब अपनी दिल्ली को चमकाना है, साफ करनी है दिल्ली। बहुत गंदगी है चारों तरफ, नालियां बह रही हैं, सफाई नहीं होती। दिल्ली को साफ करना है, कूड़े करकट के ढेर हटाने हैं, मलबे हटाने हैं, प्रदूषण दूर करना है, प्रदूषण कम करना है। तो ये सारी बातें सोच रखी हैं, ये सारे काम करने अगले 5 साल के अंदर।